हेलो दोस्तों, ये हमारा बिलियन नामक चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जैसे हमारा द्रव्यीय विलयन है। ठीक है, मैं पिछले से रिलेट करता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। जैसे अभी द्रव्यीय विलयन पढ़े। द्रव्यीय विलयन क्या होता है, जिसमें हमारा विलायक क्या रहे, द्रव रहे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यीय विलयन बोलते हैं। ठीक है। अब द्रव्यीय विलयन कैसे हमारा बनेगा, यदि उसमें हम गैस को मिला देंगे, द्रव में हम गैस को मिला देंगे तो भी द्रव्यीय विलयन बनेगा। और द्रव को हम क्या करते हैं, द्रव में मिलाते हैं तो भी हमारा द्रव्यीय विलयन बनेगा। ठोस को द्रव में मिलाते हैं, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, द्रव्यीय विलयन बनेगा। मतलब हमारा विलायक अगर द्रव रहेगा और विलेय जो है हमारा गैस रहे या ठोस रहे या द्रव रहे, कुछ भी रहे, तो हम क्या बनेगा, हमारा द्रव्यीय विलयन ही बनेगा। ठीक है। अगर हम गैस और द्रव को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, द्रव्यीय विलयन बनेगा। इसको हम किस में अध्ययन किए, कौन सा नियम में अध्ययन किए, हम हेनरी के नियम में अध्ययन किए। ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़े। ठीक है। अगर हम द्रव में क्या करते हैं, द्रव को मिलाते हैं, तो हम कौन से नियम में पढ़े, हम लोग राउल्ट का नियम पढ़े। ठीक है, इसके लिए अगर हम द्रव में क्या करते हैं, ठोस को मिलाते हैं, तो हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, विलयन के अड़संग गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समझ में आ गया क्यों हमें ये पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य शब्द का उद्गम लैटिन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक साथ बंधे हुए। ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है, कोलिगेटिव। को मतलब क्या होता है, हमारा एक साथ। लिगेट मतलब क्या होता है, आबंधी। अतः तन विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयनों में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसके आकार एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते ना। तो आप एक बात याद रखे रहिएगा, जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म होता है, मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति आधार पे। ठीक है। और कैसे, अभी बता रहे हैं। ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में आपको यही डिफिनीशन लिखना। आप नोट्स बना रहे होंगे तो यही डिफिनीशन लिखिएगा ना, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। इसलिए आप लोग ना वीडियो पूरा एकदम समझते हुए चलेंगे, तो आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या याद करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन क्या है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात में निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है, वो कणों की संख्या निर्भर करता है ना कि उसकी प्रकृति आकार पे। मतलब कहने का यह तात्पर्य है, जैसे हमारा क्या है, विलेय क्या है, हमारा सॉरी, विलायक हमारा क्या है, जैसे मान लेते हैं जल है, उसमें क्या करते हैं, NaCl घोलते हैं और AgCl घोलते हैं। ठीक है। जो हमारा सांद्रता आएगा, प्रकृति आएगा, उसका प्रभाव आएगा, सब समान ही आएगा। अब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा वहां पर AgCl NaCl है। समझ में आ गया। अगर हम क्या करते हैं, NaCl की मात्रा को बढ़ा देते हैं, या हम क्या करते हैं, AgCl की मात्रा घटा देंगे, मतलब घटा बढ़ा देंगे, तब यहाँ पर हमारा अंतर आ सकता है, फर्क आ सकता है। लेकिन अगर हमारा मात्रा उतना ही है, लेकिन हमारा क्या है, कोई दूसरा है, तो कोई फर्क नहीं आने वाला। कोई अगर जैसे NaCl का स्थान पे AgCl आ गया है ना, तो यहाँ पर कोई भी अंतर आने वाला नहीं है, बस मात्रा उतना ही होना चाहिए। तो समझ में आ गया अड़चन का गुणधर्म क्या होता है। तो अड़चन के गुणधर्म में हम क्या पढ़ेंगे, चार हम पढ़ेंगे। कौन कौन से, पहला क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हमारा क्या है, हिमांक में अवनमन। और चौथा लास्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, प्रसरण दाब है। ठीक है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। हम जानते हैं कि वाष्पशील मान लेते हैं, वो हमारा क्या है, विलायक है। ठीक है, विलायक हमारा क्या है, वाष्पशील है। कह रहा है के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। जैसे एक पात्र लेते हैं, उसमें हमारा क्या है, विलायक है, जो कि क्या है, वाष्पशील है। वाष्पशील में मान लेते हैं हमारा क्या है, द्रव है। अब द्रव जब उसको गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा, वाष्प बदलेगा तो वो क्या होगा, हमारा ऊपर हम क्या करेंगे, बंद करते हैं किसी ढक्कन द्वारा, किसी पात्र द्वारा, तो ऊपरी सतह से जब टकराएगा तो वापस पुनः नीचे आएगा, तो उसके द्वारा दाब लगेगा, और जो दाब लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अतः जब द्रव द्रव जो हमारा वाष्पशील है में क्या करेंगे, किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है। मतलब ऐसे विलेय को हम घोलेंगे जो वाष्प में परिवर्तित ना हो। विलायक में घुल जाए लेकिन वाष्प में परिवर्तित ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अवाष्पशील पदार्थ। ऐसे को हम क्या करेंगे, विलायक में घोल देंगे। ऐसा ही कोई वाष्पशील पदार्थ लेंगे। ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, NaCl नमक, वो क्या होगा, हमारा जल में घुल जाएगा लेकिन वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। तो इसके पृष्ठ पर कुछ क्षेत्र पर अवाष्पीय विलेय के द्वारा घेर लेने के कारण इसके अणुओं की पृष्ठ को छोड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है,
हमारा जब नमक है जल में घुल जाएगा ना तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा ना तो हमारा जो वाष्प पहले अधिक मात्रा में बन रहा था वो बहुत कम मात्रा में बनेगा। हम्म जब वो कम मात्रा में बनेगा तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे जब उस कम मात्रा में वाष्प बनेगा तो उसके द्वारा दाब भी कम लगेगा ना। जब दाब कम लगेगा तो उसका क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वही आगे लिखा है, जिसके कारण इस पर लगने वाली वाष्प दाब अर्थात वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्योंकि वाष्प अधिक मात्रा में नहीं बन पाएगा इसीलिए हमारा क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात क्या बोलेंगे, आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। चलिए इसको भी हम समझाते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारा विलयन है, ठीक है, उसका वाष्प दाब कितना है, पी है, और शुद्ध विलायक जो है उसका वाष्प दाब पी नॉट है। मतलब जब यहाँ पर कोई भी, जैसे शुद्ध विलायक मतलब यहाँ पर कोई भी विलेय नहीं मिलाया गया, ठीक है, अवाष्पशील कोई भी विलेय नहीं मिलाया गया है, तो उसका दाब कितना मान लेते हैं, पी नॉट, मतलब एकदम शुद्ध है, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तब। तो यहाँ पर जब शुद्ध विलायक है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस विलायक में कोई पदार्थ विलेय मिला देंगे जो वाष्पशील ना हो, ठीक है। तो वाष्पशील जब ना हो, जब वाष्पशील नहीं होगा मतलब वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो वाष्प दाब को क्या करेगा, कम कर देगा, जो हमारा विलायक है। तो जब उसके वाष्प दाब को कम कर देगा तो हम बोल सकते हैं विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जब कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया गया तो इसका वाष्प दाब ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी विलेय मिला दिया गया है, यहाँ पर कोई भी विलेय नहीं मिलाया गया है, यहाँ पर जब मिला दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प दाब हमारा कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर ये ज्यादा है ये कम है, अगर हम पूछे कितना कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, अधिक में से कम को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कमी हुआ है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर वाष्प दाब में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, अधिक ये है कम ये है, इसमें माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना कमी हुआ है ना। तो कितना वाष्प दाब में कमी हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। तो माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कितना कमी हुआ है। अब यहाँ पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का, वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के ये हमारा पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी या पी जीरो बोलिए ना, वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब कितना है, पी नॉट के अनुपात को, यहाँ पर अनुपात निकाल दिया है, इसी को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलेंगे। समझ में आ गया क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम फिगर के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये एक पात्र है, ठीक है, इसमें कोई भी विलेय को नहीं मिलाया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर विलायक क्या हमारा शुद्ध जल है, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या है कि जब इसको गर्म करेंगे अधिक मात्रा में वाष्प बनेगा, यहाँ पर टकराएगा और हमारा दाब लगेगा अधिक मात्रा में, ठीक है, यहाँ पर हमारा दाब क्या होगा, अधिक होगा, मान लेते हैं क्या होगा, पी होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस क्या कर देते हैं, ठोस, कोई ठोस मान लेते हैं, विलेय क्या है हमारा, ठोस विलेय नमक है, इसको मिला देते हैं। जब इसको मिला देते हैं तो ये क्या होगा, मिलाने पर इसमें घुल जाएगा ना, और इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। लेकिन जो नमक है वो वाष्प में बदल नहीं पाएगा। जब ये वाष्प बदल नहीं पाएगा तो क्या होगा, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। जो यहाँ पर अधिक मात्रा में हमारा वाष्प बन रहा था यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम मात्रा में वाष्प बनेगा, कम वाष्पशील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो दाब होगा, जब वाष्प कम बन पाएगा तो दाब भी कम लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो विलयन का जो दाब है, वाष्प दाब, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विलयन ना। यहाँ पर विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बहुत कम होगा विलयन का वाष्प दाब। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका क्या है, हमारा जो दाब है क्या है, वाष्प दाब पी नॉट है, इसका दाब जो है वाष्प दाब कितना है, पी है, ठीक है। अब पूछेंगे कितना कमी हुआ है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से अधिक में से हम क्या करें, कम को माइनस कर देंगे, क्योंकि अधिक तो इसका होगा ना, कम इसका होगा। तो पी नॉट में से हम पी को जब माइनस कर देंगे तो क्या आया था हमारा, पी नॉट माइनस पी आया था ना, वाष्प दाब का अनुमान। अपेक्षिक अनुमान क्या करेंगे हम, पी नॉट माइनस पी कर देंगे अपान पी नॉट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अपेक्षिक अनुमान, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है ना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो अगर नहीं समझ में आएगा होगा तो वीडियो एक बार पीछे बैक करके आप देखेंगे तो पूरा अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अवाष्पशील विलेयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम लगाते हैं तो क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार यदि किसी वाष्पशील विलायक में से कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है ना, तो क्या किया जाता है, तो विलेयनों के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेयनों में उपस्थित अवाष्पशील विलेयों के मोल भरपाज की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो विलेय में उपस्थित अवाष्पशील विलेय है ना उसके मोल प्रवाह की क्या होता है, बराबर होता है ना।
तो ये हमारा पी नाट माइनस पी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है, मतलब ये पी नाट माइनस पी अपान पी नाट, कह रहा है विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय, मतलब सेकंड वाला जो हमारा विलेय रहेगा, मान लेते पहला ए है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, जैसे विलायक को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, विलेय क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो कह रहा है बी हो जाएगा, तो उसकी मोल प्रभाज की क्या बराबर है, मतलब जाई बी के क्या होगा बराबर, इसको जाई बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह आपको मिलेगा, कोई लोग एक्स बोलेंगे ना, लेकिन एक्स नहीं होता, वैसे जाई होता है, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर जाई बी बराबर क्या होता है, आप लोग मोल प्रभाज में पढ़ चुके हैं, एन वन अपान क्या होगा, एन वन प्लस एन टू। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, इसलिए पहले वाला वीडियो देखिए, तब जाकर यहाँ पर देखिए, तो आपको पूरी तरह से एकदम लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया है ना। तो यहाँ से एन वन बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मोल प्रभाज बराबर इतना होता है, हम जानते हैं, पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो मोलों की संख्या होती है, क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, तो यहाँ पर एन वन है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन अपान यम वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन अपान यम वन प्लस डब्ल्यू टू अपान एम टू, ठीक है। यहाँ पर एन वन जो है हमारा, और एन वन है ना, ये जो एन वन है हमारा, वो क्या है हमारा, विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जाई भी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये विलेय की मोलक संख्या, ये भी क्या है, विलेय की मोलक संख्या, ये हमारा क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या है, तो यहाँ पर विशेष घटक क्या है हमारा, ये जाई बी है, जाई बी क्या है हमारा, विलेय है, तो ये विलेय की मोलों की संख्या हो गया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है, ये हमारा विलेय का भार है, ये क्या है हमारा विलेय का अणुभार है, यहाँ पर विलेय का भार, ये विलेय का अणुभार, ये विलायक का क्या है, भार है, ये विलायक का अणुभार है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है मैंने, देख लीजिए, ये विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा जाई बी बराबर, ये यहाँ पर ये क्या है, ये सब तो जानते हैं, विलेयन का वाष्प दाब है, ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है ना। यहाँ पर एन वन जो हमारा क्या है, अवाष्पशील जो विलेय है उसकी मोलों की संख्या है, और एन टू जो हमारा क्या है, विलायक की मोलों की संख्या है, ठीक है, अभी मैंने बताया जस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर हमारा, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है हमारा, ये भार है, पहला क्या है जो विलेय का भार है, और डब्ल्यू टू क्या है हमारा विलायक का भार है, ठीक है। यम वन और यम टू क्या है हमारा अणुभार है, जो यम वन है वो विलेय का अणुभार है, यम टू क्या है हमारा विलायक का अणुभार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, ठीक है। अब तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, जैसे पी नाट माइनस पी बराबर क्या होगा, अपान पी नाट होगा, बराबर क्या होगा, एन वन अपान एन वन प्लस एन टू, ठीक है। ये तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। परंतु तन विलयनों में विलेय की मोलों की संख्या क्या है, एन वन है, ठीक है, और विलायक की मोलों की संख्या क्या है, एन टू की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा तन विलयन है, तन विलयन का मतलब क्या होता है, तन मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अभी तक आप लोग देखे नहीं है तो पहले जाकर देख लीजिए पहला वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बीच बीच में आपको कन्फ्यूजन मिलता रहेगा, आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए शांत विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा क्या रहे, अधिक मात्रा में, ठीक है। और तन विलयन क्या होता है, जो हमारा विलेय की मात्रा क्या रहे, बहुत कम रहे। तो यहाँ पर एन वन क्या है, हमारा विलेय की मोलक संख्या है, तो मान लेंगे ये बहुत ही कम है, क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर तन विलयन है, तन विलयन में क्या होता है, हमारे विलेय की संख्या कम रहती है, विलेय की मात्रा बहुत कम रहती है, तो यहाँ पर एन वन क्या है, विलेय की मोलक संख्या है, तो वही कह रहा है विलायक की मोलों की संख्या एन टू की तुलना, मतलब विलायक की मोलक संख्या की तुलना में क्या रहेगा, जो हमारा विलेय की मोल संख्या है एन वन बहुत नगण्य रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, तो मतलब एन वन बहुत लेस देन रहेगा किससे, एन टू से, मतलब बहुत छोटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के इसी मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, 0.9 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.1, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम मिलाकर क्या मान लेंगे, लगभग कितना हमारा एन टू है, ठीक है। तो हमारा ऊपर एन वन ही रहेगा, नीचे बस क्या लिख देंगे हम, इन दोनों को जोड़ने के बाद एन टू लिख देंगे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एन वन बराबर क्या होगा, डब्ल्यू, हमें मालूम है मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो ये एन वन है, तो क्या होगा, डब्ल्यू अपान यम वन हो जाएगा, क्लियर हो गया। और यहाँ पर एन टू जो है हमारा क्या है, विलायक की मोलों की संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एन टू बराबर क्या होगा, एम टू अपान डब्ल्यू टू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डब्ल्यू वन है तो यहाँ पर डब्ल्यू टू होना चाहिए, तो ये नीचे है ना, तो इसे उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, एम टू अपान डब्ल्यू टू हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, यदि विलेय का भार
वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान ज्ञात हो। ठीक है, मतलब विलेय का जो भार है, विलेय हमारा क्या है, ये है ना, विलेय का भार ज्ञात हो और विलेय का अणुभार तुम ज्ञात ही कर सकते हैं ना, तो वो ज्ञात हो और क्या मालूम है, अपेक्षिक अनुमान ये ज्ञात रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा विलेय से अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर हमें क्या करना है, जैसे ये मालूम रहे, ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं क्या है, विलेय पदार्थ का भार मालूम रहे, ये सब मालूम रहे, तो हम यहाँ पर अगर अणुभार ज्ञात करना है विलेय पदार्थ का, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये भी ना मालूम, जैसे यहाँ पर इसकी सहायता से आप ये समझिए, अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग है, ठीक है, जैसे मान लेते विलेय, विलेय का अणुभार मालूम ज्ञात करना है, तो विलेय का अणुभार अगर नहीं ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, बाकी सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अगर सपोज मान लेते विलायक का अणुभार ज्ञात करना है तो भार ज्ञात करना होगा, तो इसके अलावा सभी चीज़ें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा और रख के हम यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, विलेय के अणुभार की गणना। ठीक है, तथा राउल्ट के नियम के अनुसार तन विलयनों से विलेय के अणुभार की गणना करने के निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया ना, वही चीज़ है, सूत्र यहाँ पर पी नाट माइनस पी अपान पी नाट है, तो यहाँ पर N1 अपान N2 का स्थान क्या लिख दिया है, N और कैपिटल N। ठीक है, भार बटे अणुभार हो गया ना, ये यहाँ पर स्मॉल n है तो इसलिए हो जाएगा W अपान M, कैपिटल M है तो कैपिटल M अपान W हो जाएगा। कैसे वो उल्टा हो गया, ठीक है, तो कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ऐसे ही घुमाया फिराया है। जबकि किसी विलयन के लिए यह निश्चित करना कठिन होता है कि इसे किस सांद्रता पर तनु विलयन माना जाए और किस पर सांद्र, अतः इस विलयनों को अन्य रूप से निम्न प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम से क्या होगा हमारा, जैसे पी नाट माइनस पी अपान क्या हो जाएगा, पी नाट एन अपान एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ये हमारा कब लगेगा, जब हमारा ये क्लियर ना रहे, ये हमारा तनु मान है, जैसे हमारा कोई भी है ना विलयन बन गया तो वो तनु है कि सांद्र है, ये अगर हम कन्फर्म ना कर पाए तो ये वाला हम फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, यही पर लगा देंगे फार्मूला। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, भिन्न को उलट देंगे, तो क्या होगा, पी नाट अपान पी नाट माइनस पी हो जाएगा, ये क्या होगा, एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर उलट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, पी नाट माइनस अपान क्या हो जाएगा, पी नाट माइनस पी हो जाएगा, यहाँ से एन एन डिवाइड अलग अलग कर देंगे तो ये एन अपान एन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, ये कैपिटल एन अपान स्मॉल एन आ जाएगा, हो जाएगा, पी वन वन इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, पी नाट, यहाँ से क्या होगा माइनस वन का पी नाट में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी नाट आएगा, माइनस वन का प्लस माइनस पी में करेंगे क्या होगा, प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पी अपान पी नाट माइनस पी आ जाएगा, एन अपान एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पी नाट माइनस पी बराबर क्या आएगा, पी आ जाएगा बराबर एन अपान कैपिटल हो जाएगा डब्ल्यू अपान डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बस आपको डेरिवेशन नहीं याद करना है, आपको सिर्फ जो वाष्पदाब क्या होता है, फिर आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, फिर आप अनुमान क्या होता है, बस उतना ही आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद ये सब फार्मूला आप रट लीजिएगा, बाकी सब न्यूमेरिकल चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 500 ग्राम जल में 50 सुक्रोज, ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना है 342। ठीक है, सुक्रोज का जो आणविक द्रव्यमान दिया है कितना 342 है। ठीक है, कराई के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना करना है, यहाँ पर क्या करना है, अवनमन की गणना करना है। ठीक है, तो कह रहा है यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, ये शुद्ध जो अवस्था में दाब कितना है 23.8 है ना, 23.8 मिमी एच जी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कह रहा है विलायक का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, विलायक कितना पाया गया 500 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना पाया जा रहा है 50 ग्राम, मतलब ये हमारा क्या है, बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, और ये मान लेते हैं इसको हम, क्या है हमारा W1 हो जाएगा, ये हमारा क्या है W2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मान लेते हैं क्या हमारा, ये हमारा क्या सुक्रोज पाया जा रहा है, सुक्रोज हमारा क्या है, विलेय है ना, सुक्रोज हमारा क्या है, विलेय है। जैसे अगर मान लेते हैं विलेय जो है हमारा W1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यमन हो जाएगा, ये हमारा क्या है W W2 है, तो हमारा इसका जो जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा M2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। किसी को भी N1 N2 मान लीजिए, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए जल का वाष्प दाब कितना दिया शुद्ध अवस्था में, मतलब पी नाट बराबर 23.8 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फार्मूला मालूम है पी नाट माइनस पी एस। ठीक है, पी एस मतलब पी ही है, कोई दिक्कत नहीं, डरिए नहीं, पी एस क्या है, पी एस मतलब क्या होता है, यहाँ पर
एस एस मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब बिलियन, बिलियन का दाब अपान पी नॉट होता है। फार्मूला एन अपान एन प्लस कैपिटल एन होता है, ये तो फार्मूला आप जानते ही अच्छी तरह से ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आप वाज दाब का अनुमान मतलब ये ज्ञात करना है, इन दोनों को लेकर, यहाँ पर माइनस नहीं करना, इन दोनों को लेकर, मतलब यहाँ पर पी नॉट के स्थान पर वैल्यू रखना नहीं है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। फिजिक्स में आज पढ़ते हैं ना, जैसे डिफरेंस रहता है तो इसको क्या करते हैं, डेल्टा के द्वारा लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये ज्ञात करना है, एन जो हमारा क्या है, सुक्रोज है ना, सुक्रोज की मूलक संख्या, कैपिटल एन जो है जल का मूलक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सुक्रोज की मूलक संख्या ज्ञात करने क्या करेंगे, भार बटे अड़भार, भार कितना है हमारा 50 है, अड़भार कितना है 342, क्वेश्चन में दिया है सुक्रोज का ना। तो डिवाइड कर देंगे, इतना आएगा 0.14 आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और जल का जो मूलक संख्या आएगा भार बटे अड़भार, भार कितना है हमारा 500 है, अड़भार कितना है 18 है ना, तो डिवाइड करेंगे 27.78 आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, एन के स्थान पे क्या हो जाएगा 0.146 आ जाएगा, और जल के स्थान पे क्या आएगा हमारा 27.78 यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। और पी नॉट जो है 23 हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.124 मिमी आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले देखना है क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला सोचेंगे आखिर कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तव पूछ रहा है अनुमान वाला, तो जाहिर सी बात है यही लगेगा अनुमान वाला ना ना। तो ये फार्मूला लगा दिया मैंने, और यहाँ से हम क्या किया, जो ज्ञात करना ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो चलिए आप आगे देखते हैं। देखिए, कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भार अनुसार 6%, ठीक है, जलीय विलयन का वाजदाब 31.13 मिमी है, यूरिया का अड़भार ज्ञात कीजिए, ठीक है, अड़भार पूछा है। और कह रहा है जल का वाजदाब दिया हुआ है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से हमें फार्मूला मालूम है क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, पी एस मतलब वही पी है ना, विलयन का दाब, अपान क्या है, पी नॉट बराबर क्या है, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एन प्लस कैपिटल एन है, इसको हम पूरा मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एन, क्या मान लेते हैं, कैपिटल एन, क्योंकि तन मिलियनों के लिए मान लेते हैं क्या है हमारा, कैपिटल एन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस यूरिया के भार अनुसार, मतलब यहाँ पर 6% मतलब क्या है, 6 ग्राम मान लेते हैं हमारा क्या है, यूरिया पाया गया है, और बाकी जो हमारा 94 वो क्या है, जल, मतलब बहुत कम मात्रा में यूरिया पाया गया है, इसलिए हम क्या मान लेंगे, उसको नगण्य मान लेंगे, मतलब इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तन विलियन हो जाएगा, समझ आया। मैंने पिछले वीडियो में, पहले ही वीडियो में विलियन के तनु सांद्र विलियन के बारे में डिस्कस किया, नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक है, कैसे है समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे उतर जाएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा, ये हो जाएगा भार बटे अड़ भार, मतलब डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम हो जाएगा ना। अब यहाँ से डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा, गुणे एम अपान डब्ल्यू हो जाएगा ना, ये जब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पी नॉट जो है उसका वैल्यू यहाँ पर दिया है, कह रहा है बिलियन का क्या दिया है के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर दिया है। तो दिया है हमारा भार वाष्प कितना दिया, 31 सॉरी यहाँ पर दिया है ना, जल का वाष्प पी नॉट, मतलब यहाँ पर शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जो जल का वाष्प कितना दिया है, 31.70 मिमी दिया है, ठीक है। अलग से दिया है ना, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये सिद्ध अवस्था में जल का दाब दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, कह रहा है यूरिया के भानुसार जलीय विलयन का, मतलब ये जब विलयन बन गया है तब वाष्प दाब कितना हो गया इसका, 31.13 हो गया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। नीचे क्या होता है हमारा, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में क्या है दाब हमारा 31.70 है मिमी, यहाँ पर रख दिया। समझ में आया कैसे रखा है, क्योंकि ये जो हमारा है विलयन का वाष्प दाब है, यहाँ पर शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब है, ठीक है, रख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो भार दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो भार दिया 6% का मतलब क्या होता है, 6 ग्राम यूरिया पाया गया है, और जो हमारा 94 पाया गया है वो क्या है, हमारा जल है ना। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा, 6 यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एम जो अड़भार है वो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अड़भार ज्ञात करना है, तो अड़भार के स्थान पर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। एम एम क्या है हमारा, आ, अणुभार है किसका, यहाँ पर रखेंगे जल का, क्योंकि हमारा विलायक क्या है, जल है ना। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, डब्लू, डब्लू हमारा क्या है 94, कैसे आया, क्योंकि 100 में से जब 6 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 94। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन पक्का हो रहा होगा, कि अगर आप पिछला वीडियो आप तक नहीं देखे होंगे तो पहले देख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन तो पक्का हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे 18 और 6 का तो 108 आ जाएगा,
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 94 आ जाएगा, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 95 कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ऐसे कर सकते हैं, इसको एम को इधर ले आते हैं, इसको इधर, इसको ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है नीचे, मतलब गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। जब यहाँ पर गुणा भाग हम जब कर देंगे तो कितना आएगा 63.9, तो यूरिया का अणुभार कितना आ जाएगा 63.9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये आया है, जो यन है हमारा, जो यन है ना वो क्या है, विलेय की मूलक संख्या, कैपिटल यन जो है विलेय की मूलक संख्या है। विलेय की मूलक संख्या क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना होगा यहाँ पर 6%, मतलब विलेय का भार कितना है 6 है, और अणुभार कितना होगा नहीं दिया है तो हमें ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं वहाँ पर यम है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है ना, और अगर हमें निकालना होता ना तो अलग से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर निकाल के दिखाना था हमको, तो इसलिए हम नहीं निकाले ना। अब यहाँ पर जो होता है विलायक जो है, विलायक का यहाँ पर क्या होगा, भार बटे अणुभार होता है ना, तो यहाँ पर उल्टा कर दें तो क्या होगा, अणुभार बटे भार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है 18, तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर भार कितना हो जाएगा, क्योंकि 6% का मतलब क्या है, जो 6 ग्राम है वो क्या है, विलेय है, यूरिया है, और 94 क्या है, विलायक है, मतलब जल है। तो 94 यहाँ पर रख दिया, बाकी सब तो आप जान गए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनता है, आपको ये समझाने के लिए, पीडीएफ ईजी करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये चैनल वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।